हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स, जिसका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन। हमने पढ़ा था 2 लेक्चर में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। क्या क्या की थी कि अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लिया था, बाउंड्री, सराउंडिंग, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी, और हमने प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोसेस जो होती हैं, क्वासी स्टैटिक, नॉन क्वासी स्टैटिक, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या क्या होती हैं वो देख लिया था। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो सारी हमने देख ली। आज हम पढ़ने जाएंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है। अभी देखेंगे टेम्परेचर करने काम आता है, और जो टेम्परेचर मेजर करने काम आती है डिवाइस, उसे बोलते हैं थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी हेल्प से टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर स्केल क्या है, किस टेम्परेचर से हम मेजरमेंट करते हैं, जो मेजरमेंट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वो आज सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टेड सेशन है, तो पूरे लेक्चर को देखना कंप्लीटली, फिर देखना मज़ा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, पूरा लेक्चर देखा करो एंड तक, और फिर देखो बहुत मज़ा आता है। और साथ ही साथ क्या बनाया करो, नोट्स भी बनाया करो। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। बाकी जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप मुझको फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप का भी एक लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है, बिल्कुल है सर। क्या बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी का मैंने गूगल पे का नंबर भी दे रखा है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कर सकता है। मैं बार बार तो ज़्यादा चीज़ें बोलूँगा नहीं, ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपके लिए, ताकि क्लासेस स्मूथली चलती रहे। क्लियर है ना? जितना बनता है उतना कंट्रीब्यूट कर लो। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या कंट्रीब्यूट करो, ऐसे चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चीज़ें आसान करनी है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो, ताकि सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो चीज़ें और बहुत आसानी से हो जाएंगी। क्लियर है ना? तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए मैंने कोई भी ना फीस का क्राइटेरिया रखा, ना कुछ भी रखा, ना कोई फीस ना कुछ। मैं समझ गया हूँ कि हाँ, लॉकडाउन में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, बहुत लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्या कंटेंट कवर करना है, क्या नहीं करना है, और कोचिंग नहीं जा पा रहे। इसीलिए मैंने अपने एंड से ये सोचा है कि जब तक अब ये लॉकडाउन तो चलना ही है, क्लासेज जब तक नहीं ओपन हो जाती, या फिर इस पूरे सेशन को मैं कंप्लीट करूँगा। इस साल का जो भी सिलेबस है, जो एग्ज़ाम आने वाला है 2021 में, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वहाँ तक मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करके एक बार दे दूँगा। क्लियर है ना? फिर आप कभी भी इसको देख सकते हो। इतना क्लियर है? तो ये बिना आपके सपोर्ट के होगा नहीं स्मूथली, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमें प्रोजेक्टर की और डिजिटल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पिक्चर्स वगैरह हमको दिखानी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। हमारा भी क्या है, फाइनेंस का बजट ख़राब चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ क्या है, बंद है, कोई काम वाम नहीं चल रहा। नहीं, किसी से मैं मांगता ही नहीं, किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, किसी से कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत ही नहीं होती। क्लियर है ना? तो बाकी का अगर आपको लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो फोर्स किसी के साथ अभी भी नहीं है। वैसे क्लासेज जो चल रही हैं इस तरह तो चलती रहेंगी। क्लियर है ना? नवंबर दिसंबर तक अगर वो कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो क्लासेज सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, नहीं होता है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है ना? और यहाँ पे समझने में, चीज़ों को रिलेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, छोटा बोर्ड पड़ जाता है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ वजह उसकी है। अब हम देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। चलो आज बता दीजिए सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, और मज़े से अपने घर में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। क्लियर है ना? ठीक है, बोलो चलो अब क्या करते हैं, कॉपी पेन निकालते हैं और हो जाते हैं शुरू। मेरे गुरु बहुत अच्छे, देखो क्या कि हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। बहुत बढ़िया। कौन सा लॉ? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत शानदार, मज़ा आने वाला है। अब यहाँ से बेसिक मेन थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट स्टार्ट होंगे। अभी तक तो हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी, अभी तक तो हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज होने वाली हैं। अब यहाँ से बेसिक हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स का, और जो बहुत मज़ेदार टॉपिक है।
लेकिन याद रखना इसकी थ्योरी जितनी आसान है उतने ही न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अजम्पशंस याद नहीं रहते। थर्मोडायनामिक्स उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा जिसको अजम्पशन पता हो, और अजम्पशन कहाँ कौन सा अजम्पशन लगाना है ये जिसको पता चल गया उसके लिए बहुत आसान होने वाला है थर्मोडायनामिक्स। हर एक क्वेश्चन को मैं आसान कर दूंगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मुझे। मैं जैसे बोल रहा हूँ उस तरह से फॉलो करते रहो, फिर देखना आपको 100% कॉन्फिडेंस ना आ जाए, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब तो कुछ भी हो जाए एग्जाम को चीर फाड़ कर देंगे। बहुत बढ़िया। और ऐसी थिंकिंग जिस दिन आ गई उस दिन तो 100% क्या है, सिलेक्शन है। और होते हैं लोगों के सिलेक्शन, क्लियर है ना। जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है उनके अच्छी रैंक भी आई है गेट में, ऐसी बात नहीं है। इसरो में भी कुछ लोगों के सिलेक्शन हुए, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्लियर है ना। सिलेक्शन पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसी शेड्यूल को बनाना पड़ेगा। अभी तो हमारे सब्जेक्ट होने दो, मैं धमाकेदार आपको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाते हैं, अपने नोट्स भी शेयर करूंगा, शॉर्ट नोट्स, क्लियर है ना। बाकी का अभी अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, कंप्लीट नोट्स। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा, एक सेशन लेके आऊँगा आधा घंटे का, और वहाँ सिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं किस एग्जाम के लिए, क्लियर है ना। अगर इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम के लिए बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, गेट के पेपर के लिए बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। गेट के पेपर में अगर रैंक लानी है तो बिना शॉर्ट नोट्स के पॉसिबल नहीं है, याद रखना। क्यों? क्योंकि एट द एंड जब हमको 12, 13, 14 सब्जेक्ट हमको पढ़नी पड़ती हैं, एक एक दिन में हमको सब्जेक्ट को 3-3, 4-4 बार रिवाइज करना है, तो सारी कॉपी पलटते ही रह जाओगे उस दिन, क्लियर है ना। तो हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में नोट्स होने चाहिए ताकि हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकें। ये होता है स्मार्ट स्टडी करने का तरीका, क्लियर है ना। वो सब हम सिखाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है। इधर समझना चीज़ों को कि मैं यहाँ पे कुछ वो बॉडी लेने वाला हूँ। एक बॉडी ली मैंने, बॉडी ए। इधर समझना क्या है ये बॉडी ए। मार्कर को क्या हो गया, पोलियो हो गया, कोई बात नहीं। इधर देखो हमने बात की क्या, ये बॉडी ए, एक बॉडी ए है मान लिया, बहुत अच्छे। और एक बॉडी बी मान ली, बहुत शानदार, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉडी सी मान ली। समझना, पहले मैं आसानी से समझा रहा हूँ, उसके बाद इसकी लैंग्वेज भी लिखा दूंगा, टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत है नहीं। ये पूरी बॉडी सी मान ली, बहुत अच्छे, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, इधर समझते रहना। अब यहाँ पे मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ, तीनों को किसी न किसी वॉल से सेपरेट करूँगा, मतलब ये तीनों आपस में कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे। इधर देखना, मैंने यहाँ इसके बीच में जो है वो क्या लगा दिया, जो है क्या होता है हमको क्या पता सर, जो है होता होगा। लो बढ़िया है, बहुत अच्छे। कि इसके बीच में मैंने एक वॉल लगा दी, इसको बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, डायाथर्मिक वॉल। इधर समझना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। इस वॉल को बोल रहा हूँ मैं क्या, डायाथर्मिक वॉल। जो रेड में दिखाई दे रही है ये क्या है, इसको सेपरेट कर दिया कि बॉडी ए बॉडी सी से, बॉडी बी बॉडी सी से एक वॉल से सेपरेट हो रही है। इस वॉल को बोल दिया डायाथर्मिक वॉल। ये ऐसी वॉल है जिसमें हीट इंट्रैक्शन हो सकता है, मतलब इस वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। मींस यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, मैं बोल सकता हूँ हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। और अगर मैं बोलता हूँ इसका कुछ टेम्परेचर है TA, बहुत बढ़िया। इसका कुछ टेम्परेचर होगा TB, बहुत अच्छे। इसका कुछ टेम्परेचर होगा TC, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर ऑफ बॉडी C, टेम्परेचर ऑफ बॉडी B, टेम्परेचर ऑफ बॉडी A, बहुत अच्छे। अगर मैंने बोल दिया, मान के चलो इसका टेम्परेचर C से ज़्यादा है, बहुत अच्छे, इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, किसी का किसी से ज़्यादा हो सकता है, हमको नहीं पता। और मैं बोल रहा हूँ ये डायाथर्मिक वॉल है तो ये आपस में हीट ट्रांसफ़र कर सकती है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मैं बोल सकता हूँ क्यों हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। और एक टाइम के बाद ये दोनों A और C इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही होगी, B और C भी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही होगी, बहुत अच्छे। हमने बोल दिया कि इनको किसी से सेपरेट नहीं किया, मान लिया ये इंसुलेटेड हो रखी है सराउंडिंग के साथ। या फिर मैं बोल देता हूँ इनके बीच में मैंने एक वॉल लगा दी, ये ब्लैक वॉल दिखाई दे रही है, ब्लैक है मतलब क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसको बोल दिया एडियाबैटिक वॉल। ये कौन सी वॉल है, एडियाबैटिक वॉल। ये जो वॉल दिखाई दे रही है ये क्या है, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफ़र, मतलब क्या है, नो हीट ट्रांसफ़र। बहुत शानदार, समझते रहे ना कि इस वॉल से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, मतलब A से B में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही। मीन्स ये इंसुलेशन का काम कर रही होगी कि ना तो A से B
हीट ट्रांसफर होने दे रहा है, ना बी से ए ट्रांसफर होने दे रहा है, बट ए से सी हो रहा है और बी से सी हो रहा है। तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है आफ्टर सम टाइम? आफ्टर सम टाइम्स इनको थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होना है? मेंटेन तो होना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई गर्म चीज़ रख देता हूँ सराउंडिंग में, समझना चीज़ों को, अगर मैंने कि चलो मैंने 1 कप चाय रख दी गर्म, कुछ समय बाद वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। मीन्स हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होती है, यही नेचर का लॉ है। क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब इसमें से किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ए और सी में से किसी एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहीं से हीट फ्लो हो रही होगी उस लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। मीन्स कुछ समय बाद ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आगे होंगे, बिल्कुल आगे होंगे। तो मैं बोल दूंगा टी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी सी हो जाएगा। क्यों? हीट ट्रांसफर हो रही है ना। और मैं ये भी बोल सकता हूँ तो यहाँ से भी हीट ट्रांसफर हो रही होगी, क्योंकि ये कौन सी वाल लगी हुई है? डायाथर्मिक बॉल है जिसमें हीट ट्रांसफर होगा। तो मैं ये बोल दूंगा टी भी इक्वल टू क्या है? टी सी। बहुत अच्छे। अगर ऐसा है तो हमको एक ऑब्जर्वेशन नजर आएगी कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बहुत शानदार। और टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी बी हो जाएगा। मीन्स ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। इसी लॉ को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कि अगर मैंने बोला इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन ए एंड बी ऑल्सो विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये जो लॉ है यही कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूँ, लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब हमने कंसेप्ट समझ लिया, अब मैं लैंग्वेज लिख सकता हूँ। लिख दूँ सर? इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा मिटा दूँ सर, हम लैंग्वेज लिख सकें। सब लिख लेना। इधर देखो कि अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पूछा जाता है एसएससी जेईई में 2-3 बार क्वेश्चन में पूछा गया है, यही सेम कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स if body A is in thermal equilibrium with body C and body B is also in thermal equilibrium with body C, then both bodies A and B will also be in thermal equilibrium। बहुत बढ़िया, बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये इसका स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। बहुत बढ़िया। और ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद में क्या किया था? पता किया था या फिर फाइंड किया था, इन्वेंट किया था। इसीलिए फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ भी आ चुका था। तो हमको क्या है, हमने फर्स्ट से पहले क्या आता है? जीरो आता है, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रख दिया, जिसने भी रखा। क्लियर है? इतना क्लियर सबको? ठीक है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या काम करता है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो पूछ लेता है कि टेम्परेचर मेजरमेंट किस लॉ की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज यूज टू फाइंड द टेम्परेचर, मीन्स इज यूज टू कैलकुलेट द टेम्परेचर। क्लियर है ना? और वहाँ पे किसकी हेल्प से? जो बॉडी सी है यही बीच में रोल प्ले कर रही है ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा। बॉडी सी विल एक्ट लाइक अ थर्मोमीटर की तरह काम करेगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, मैं मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो रिगार्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ गया वो सबको? बहुत आसान सा लॉ है, कुछ भी नहीं है। पूछते रहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, कुछ तो लोग इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको क्लियर हो गया होगा। बड़ा आसान सा है। इधर देखना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देख लो। द जीरोथ लॉ ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इधर देखो, पहला पॉइंट, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टीडी
इज हेल्प टू फाइंड द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना है तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से मेजर करेंगे। और यहाँ पे बॉडी सी इज एक्ट लाइक अ थर्मोमीटर। हियर इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बॉडी सी जो हमें दिखाई दे रही थी इज एक्ट्स लाइक एज अ थर्मोमीटर। क्लियर है ना। और थर्मोमीटर क्या होता है, यहीं पे लिख लो तीसरा पॉइंट। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस, सब जानते हैं थर्मोमीटर इज अ डिवाइस is used to measure temperature, is used to find the temperature, is used to find the temperature with the help of thermometric property, with the help of thermometric property। अब यहाँ पे हम थर्मोमीटर देखेंगे कितने टाइप के, और उन थर्मोमीटर में क्या क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि थर्मोमीटर देखेंगे और थर्मोमीटर की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है ये देखेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। क्लियर है ना। तो इधर देख लो, अब हम देखने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ये पॉइंट क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, और यहाँ पे जो हमारे थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे जो थर्मोमीटर हैं उनको डिस्कस करेंगे। 4 तरह के थर्मोमीटर हैं, इधर देखते रहना, देखते रहो, इधर देख लो। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, बहुत बढ़िया, ये टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो सबसे पहला टाइप है फर्स्ट वन, जिसको बोलते हैं हम थर्मिस्टर, और इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। बहुत शानदार। हमको यहाँ पे क्या जरूरी है कि थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है वो हमको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है। क्लियर है ना। तो इधर देखना, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये किस पे काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बोलो सर ये क्या है। व्हीट मीन्स गेहूं, स्टोन मीन्स पत्थर। बोलो सर ये चल क्या रहा है, कोई बात नहीं, इधर देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब जिसने +1 +2 में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस वगैरह उसे समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा उसे भी समझ आएगा, पर देखते रहना है, दिमाग लगाना है इधर, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, और यहीं पे लिख देते हैं, अभी बताएंगे। इसकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होगी इस थर्मोमीटर की वो क्या होगी, रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन तो हमारे यहीं खत्म हो गए। अब इसको समझाएं कैसे काम करता है। क्लियर है ना। क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे, 2 पॉइंट से बनते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या कर लेना, ये मार्क कर लेना। रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और किस पे काम कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। बहुत अच्छे। अब हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल समझेंगे, उसके बाद देखें कैसे मेजर करते हैं टेम्परेचर। इधर देखना, हम जानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बहुत शानदार, कुछ इस तरह का होता है, देखते रहना। 4 रेजिस्टेंस होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, बहुत बढ़िया गैल्वेनोमीटर है। इसकी कुछ रीडिंग होगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे रीडिंग होगी। जीरो से स्टार्ट होता है कुछ रीडिंग वगैरह, यहाँ से 0 मान लो। क्लियर है। और इसके इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये रहा रेजिस्टेंस, सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा होगा, बहुत बढ़िया शानदार। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा रहा होगा। ये हमारे रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, इसको नाम देते हैं R, इसको नाम देते हैं S। बहुत अच्छे। और यहाँ पे हम लगा देते हैं जॉकी, इस रेजिस्टेंस में लगाते हैं क्या, जॉकी। जॉकी देखा होगा, एक डंडी सी होती थी, वायर पे इसे मूव करते थे रेजिस्टेंस पे। क्लियर है ना, ठीक है। अब इस जॉकी को मूव करेंगे, मूव टिल
द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो रीडिंग। बहुत बढ़िया। मतलब कहने का यहाँ पे जो जॉकी होगी उस जॉकी को मूव करेंगे और जब तक गैल्वेनोमीटर ये जीरो रीडिंग नहीं शो कर देता तब तक इसको मूव करेंगे, और जैसे ही शो कर देगा तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितने रेजिस्टेंस पे ये क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर जीरो शो कर रहा है। ये नॉन वैल्यू होती है, मान लो ये नॉन है, ये क्या नॉन है, पी मान लिया 5 ओम, क्यू मान लिया 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। एस, यहाँ पे इस जो एस रेजिस्टेंस है इससे कनेक्ट करते हैं प्लेटिनम वायर, इधर देखते रहना, प्लेटिनम वायर, बहुत बढ़िया। और इस प्लेटिनम वायर को कहाँ डिप करते हैं, जहाँ पे हमको टेम्परेचर मेजर करना है, डिप्ड वेयर वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर। जिस पॉइंट पे हमें टेम्परेचर मेजर करना है वहाँ पे इस प्लेटिनम वायर को क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, मीन्स वहाँ पे इसको पॉइंट कर देंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो हमें पता चला कि जहाँ गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, लेट, जहाँ गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो कर रहा है लेट, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, मान लो लेट आर इक्वल टू क्या आ गया, कुछ भी आ गया, 5 ओम आ गया, मान लिया लेट आर इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। और अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, पी अपॉन क्यू, ये रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन एस। बहुत अच्छे। पी की वैल्यू पता है कितनी है, देखो ये पता होगी 5 ओम, ये नॉन रेजिस्टेंस होगा। इसकी वैल्यू पता है हमको 10 ओम, बहुत बढ़िया। इसकी आर हमें पता चल गया, जीरो रीडिंग जहाँ शो कर रहा होगा कितना आ गया, 5 ओम, बहुत अच्छे। तो यहाँ से हम एस निकाल लेंगे, एस जो आएगा किस में आएगा, ओम्स में आ जाएगा, बहुत अच्छे। और ये जो एस होगा कहाँ पे डिप कर रखा है, ये रेजिस्टेंस हमने डिप कर रखा है जहाँ टेम्परेचर मेजर करना है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, एस इक्वल टू एस नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है ना, वेयर एस नॉट, अल्फा और बीटा आर द कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। और इस तरह हम करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी और उस इक्वेशन की हेल्प से टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। और इस तरह से कुछ ये काम करता है, कहीं पूछेगा नहीं, ये प्रिंसिपल कहीं पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, मेजर टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब टेम्परेचर में मेजर कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रेजिस्टेंस हो रहा है। तो इसीलिए हमने बोला थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। बहुत अच्छे, रेजिस्टेंस की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। कौन से रजिस्टर में, थर्मिस्टर, थर्मोमीटर में, थर्मिस्टर थर्मोमीटर हो चाहे फिर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, नाम से ही पता चल रहा है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा थर्मोमीटर देखने वाले, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। दूसरा थर्मोमीटर जिसे हम बोलते हैं क्या, थर्मोकपल, बहुत शानदार है। सबने नाम सुना होगा, थर्मोकपल लगा दिया। लेबोरेटरी में जाते हो, हीट ट्रांसफर की लैब में जाना, वहाँ कितने थर्मोकपल लगे रहते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही, बहुत बढ़िया शानदार कंसेप्ट है। इधर देख रहा हूँ वो किस तरह काम करते हैं वो भी देखना है हमको, ठीक है। दूसरा थर्मोमीटर जिसे बोलते हैं हम क्या, थर्मोकपल, बहुत शानदार कंसेप्ट है, देखते रहो बस मजा आ जाएगा सबको। थर्मोकपल, इधर देख लो। दूसरा थर्मोमीटर जिसे बोल रहे हैं थर्मोकपल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट लिख लेते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा, लो लिख लेते हैं। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। बोलो सर ये क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा। प्रिंसिपल ऑफ कौन सा इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, बहुत शानदार इफेक्ट है। इधर देखना, ये पूछ लेता है डायरेक्टली इंजीनियरिंग सर्विस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो यही पूछ लेता है सीबेक इफेक्ट क्या होता है और पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है। दोनों रिवर्स हैं, अभी देखना, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, सीबेक इफेक्ट और इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पूछेगा। क्वेश्चन तो हमारे यहीं खत्म हो गए, 2 पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बता दो क्या होगी। सबसे पहली चीज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, वोल्टेज, और इसको हम बोल देते हैं वोल्टेज। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। यही पूछता है, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गए। अब हमको सीबेक इफेक्ट देखना है, कैसे टेम्परेचर मेजर करेगा वो भी देखना है, और मजा आ जाएगा सबको। क्लियर है ना, सीबेक इफेक्ट पे काम करेगा और ईएमएफ और वोल्टेज इसकी क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इनकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। अब इधर देखना, ये सीबेक इफेक्ट क्या है इसको समझना है। क्या सीबेक इफेक्ट, बहुत बढ़िया।
कि अगर मैं कोई दो मेटल लेता हूँ, दो मेटल को प्लेस करके दो जंक्शन बनाता हूँ, इधर समझना, दो मेटल क्या है, कुछ इस तरह के हमारे लो, एक मेटल ले लिया मैंने, ये ब्लैक वाला मेटल है, और मैं जंक्शन बनाऊंगा, दो मेटल को प्लेस करूंगा, ये तो एक मेटल है, दूसरा मेटल मैंने नीचे ले लिया, लो सबको दिखाई दे रहा है, ये रहा, बहुत शानदार, क्लियर है ना। इसका टेम्परेचर तो नॉन होगा, कुछ टेम्परेचर क्या है, नॉन, इसको पी पॉइंट मान लो, इसको क्यू पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर क्या होगा, नॉन। और हमें इस पॉइंट पे टेम्परेचर पता करना है, क्लियर है ना, इस पॉइंट पे क्या करना है, हियर टेम्परेचर इज टू बी फाइंड आउट, हियर टेम्परेचर इज टू बी फाइंड आउट, और जहां पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है वहीं पे हमें प्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये इसको करेक्ट कर देंगे ईएमएफ वोल्टेज से, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ ईएमएफ, क्या आ जाएगा, ईएमएफ वैल्यू शो करेगा, और हम जानते हैं ईएफएम लिख गया है, ईएमएफ। और जैसे ही ऐसा होगा, ये दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, तो जो ईएमएफ रीडिंग शो कर रहा है, वो ईएमएफ की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और इसकी हेल्प से हम टेम्परेचर बता देंगे, क्या होगा, ईएमएफ जो हमारा निकल के आया है, इन दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हम प्लेस करेंगे मेटल को, तो यहाँ से जो भी ईएमएफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस टीपी माइनस टीपी, क्या इतना क्लियर है। और टीपी हमें नोन है, टी क्यू यहाँ से मेजर कर लेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी फाइंड आउट, क्लियर है। इस तरह से हम काम करते हैं तो हम बोल देते हैं सीबेक इफेक्ट। इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, क्या है, इधर देखना कि इट इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, तो हमें पता है, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, मिटा दूं क्या इसको, बिल्कुल मिटा दूं, सबको समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट, इधर देखते रहना, अकॉर्डिंग टू Seebeck effect, if two metals are placed to make the junction, placed together लिख लेना, placed लिख दिया है, placed together टू फॉर्म या फिर टू मेक द डिफरेंट जंक्शन, टू मेक द डिफरेंट जंक्शन एंड मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स then the reading of EMF will be shown, then the reading of EMF will be shown, which is directly proportional to the temperature difference at the junction point, and it is used to measure the temperature, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जो हमने बताया था, अभी ड्रॉ करके बताया था, वही है कि अगर मैं दो मेटल्स को प्लेस करके दो डिफरेंट जंक्शन बनाता हूं, और दोनों डिफरेंट जंक्शन हमने क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर पर रख रखे हैं, तो जिसमें से एक टेम्परेचर की वैल्यू नॉन होगी, दूसरे की हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो जैसे ही मैं प्लेस करूंगा, मैं दोनों टेम्परेचर को क्या कर दूंगा, प्लेस कर दूंगा, तो हमें एक ईएमएफ की रीडिंग शो होगी, और वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की होता है, और वहां से हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। क्या इतना क्लियर है। अब इसी का जो अपोजिट इफेक्ट होगा वो कहलाता है पेल्टियर इफेक्ट। क्या कहलाता है, पेल्टियर इफेक्ट। अपोजिट इफेक्ट क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईएमएफ सप्लाई करेंगे तो हमको टेम्परेचर डिफरेंस की रीडिंग आ जाएगी, और वहाँ से हम हमको टेम्परेचर डिफरेंस की रीडिंग आ जाएगी। ये यूज होता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में, क्लियर है ना। तो ये जो पेल्टियर इफेक्ट है, अपोजिट ऑफ सीबेक इफेक्ट,
पूछ लेता है कि सीबेक इफेक्ट का अपोजिट, यहाँ पे ईएमएफ हमें ऑब्टेन हो रहा है, वहाँ पे हम ईएमएफ सप्लाई करेंगे तो हमको टेम्परेचर मिल जाएगा 2 पॉइंट पे, और टेम्परेचर जैसे ही मिल जाएगा तो वहाँ से हम रेफ्रिजरेशन में उसे यूज करते हैं। क्लियर है ना? इधर देख लो, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट क्या नोट करके लिखना कि अपोजिट ऑफ सीबेक इफेक्ट इज नॉन एज क्या? पेल्टियर इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कहाँ यूज होता है, एंड यूज्ड इन थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, ये पूछ लेता है तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, रेफ्रिजरेशन। बहुत बढ़िया, तो दोनों इफेक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक हमने देख लिया, क्या देख लिया कि ये जो थर्मोकपल है एक टाइप ऑफ थर्मोमीटर है जिसमें हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ईएमएफ और वोल्टेज थी, और ये किस पे काम कर रहा था? सीबेक इफेक्ट पे काम कर रहा था। इसका अपोजिट जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं पेल्टियर इफेक्ट, और ये यूज होता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में। ये तो हमारे जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम पूछेगा सीबेक इफेक्ट क्या होता है, डिस्क्राइब करो, ये करो, वो करो, कन्वेंशनल पूछता है, बाकी हमको पता भी चलेगा क्या होता है। क्लियर है ना? अब तीसरा मैं थर्मोमीटर की बात करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? तीसरे थर्मोमीटर की। इधर देखते रहो, बहुत मजा आ रहा है। बीच बीच में अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो क्या है, लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। देख के क्या है, खुश हो जाते हो, कमेंट नहीं करते हो। हमें भी थोड़ा खुश होने दो, हमें भी मज़ा लेने दो। बोला सर हम नहीं लेने देंगे, क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते। इधर देखो, ठीक है, क्लियर है? तो अब हम बात कर रहे हैं तीसरे थर्मोमीटर की, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। तीसरा थर्मोमीटर क्या है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। तो पहले तो आते हैं क्वेश्चन की बात, थर्मोमीटर कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा उसके अकॉर्डिंग सर बता दो क्या होता है। इधर देखना, सबसे पहले पूछेगा थर्मोमीटर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्क्स ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। अब आएगा मजा। वर्क्स ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, और थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है वो पूछेगा। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बता दो सर इसकी क्या होगी, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर मेजर करने काम आ रही होगी। बहुत बढ़िया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है क्या? प्रेशर। बहुत बढ़िया है, कंसेप्ट याद करना ही नहीं पड़ेगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है तो प्रेशर होगी अपोजिट, और प्रेशर की बात कर रहा है तो वॉल्यूम हो जाएगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और किस पे काम करेगा? आइडियल गैस इक्वेशन पे। इधर देखते हैं कैसे। मान लो मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम बना दिया, लो ये कोई थर्मोमीटर है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ रीडिंग शो कर रहा होगा, और यहाँ पे हमने आइडियल गैस भर दी। ये क्या भर दी? आइडियल गैस। अब इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। ये क्या है? आइडियल गैस। बहुत अच्छे। और इसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, ये एक्सपेंड नहीं कर सकता है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। बहुत अच्छे। सबसे पहले आइडियल गैस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन इधर देख लो, इसको हम आगे ब्रीफली क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। आइडियल गैस इक्वेशन अभी समझ लो कि क्या होती है। पीवी इक्वल टू एमआरटी। जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है उसे बोलते हैं आइडियल गैस। बहुत बढ़िया, ठीक है, पीवी इक्वल टू एमआरटी। इधर देखना, अभी हम थर्मोमीटर पढ़ रहे हैं तो इसी से रिगार्डिंग क्या है कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मास इसके अंदर जो भरा हुआ है ये क्या है? मास ऑफ गैस। बहुत बढ़िया। ये भी क्या है? ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, ना तो इसमें से निकाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मास इज अ कंजर्व क्वांटिटी, तो वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। हम तुरंत बोल देंगे मास भी क्या है? कांस्टेंट है सर, कोई दिक्कत नहीं। आर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। मींस एक गैस ले ली, इसका कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। मान के चलो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होगा कुछ, तो वो होगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। इधर देखना, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल दूंगा यहाँ से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ, ये पहले कुछ प्रेशर पे था P1 इनिशियली, उसके बाद ये कहाँ चला गया? P2 पे चला गया। तो P1 पे हमें पता था टेम्परेचर T1, तो T2 बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो अंडा भी बता देगा। क्या मैं लिख दूँ P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 है, कांस्टेंट हटाऊंगा P1, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा K T1। P2 लिखूंगा, P2 इक्वल टू K T2, इनको डिवाइड कर दो, क्या मिल गया हमको यहाँ से? P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या है? T1 अपॉन T2।
हमको ये डेटा नहीं है, हम यहाँ से T2 निकाल लेंगे और टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? प्रेशर हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हम तुरंत बोल देंगे, तो यहाँ से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। क्लियर है? और टेम्परेचर मेजर हो रहा है तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? प्रेशर यूज हो रही है। प्रेशर की हेल्प से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया, बहुत अच्छे। हमने बोला कि किस पे काम कर रहा है? आइडियल गैस इक्वेशन पे काम कर रहा है, और इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? प्रेशर है। किस तरह काम करेगा? इस तरह काम करेगा। हमको समझ आ गया, बहुत अच्छे। अब एक और बचता है चौथा, क्या होगा सर? कॉन्स्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर भी तो होगा, बिल्कुल होगा। इधर देखते रहो, क्या मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ। चौथा जो थर्मोमीटर होगा वो होगा कॉन्स्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। देखते रहो, मजा आएगा। अब यहाँ से थर्मोडायनामिक्स चलेगी, अच्छे से चलेगी, रन करेगी बहुत ही शानदार तरीके से। इधर देखते रहो कि सर अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ, कौन सा? कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल सेम जैसा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर जैसा ही है। सबसे पहले तो वर्क्स ऑन किस पे काम करेगा? अंदर ही बता देगा अब तो। वर्क्स ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, वाह, आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और बता दो सर, ताकि मेरी इच्छाएं क्या हो जाए? पूरी हो जाए। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इच्छा को पूरी करो सबसे पहले तो। हाँ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सर बता दूं क्या होगी? सर वॉल्यूम होगी, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। प्रेशर के लिए वॉल्यूम के लिए प्रेशर, बहुत शानदार। कैसे काम करेगा इधर देखना। अब सर ये क्या है? प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। इधर देखते रहो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। मैंने क्या ले लिया? ये ले लिया एक सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, बहुत शानदार। और ये बना दिया हमने पिस्टन, इस तरह का कुछ पिस्टन होगा, सबको दिख रहा है, बहुत अच्छे। इसमें मैंने गैस भर दी, लो गैस भर दी। कौन सी गैस है? आइडियल गैस है सर, अंदाज बता देगा, क्योंकि आइडियल गैस पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, मज़ा आने वाला है। ये कौन सी गैस है? आइडियल गैस है, बहुत शानदार। और मैंने बोला ये स्टेट 1 पे है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा P1, कुछ वॉल्यूम होगा V1, बहुत अच्छे। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ सर? इसे कांस्टेंट प्रेशर से मूव करना चाहता हूँ, तो बहुत स्लोली मूव करेंगे, बहुत बढ़िया। मैं जैसे यहाँ पे गया, तो अगर यहाँ P1 है, इधर देखना, अगर ये जो P1 है, तो ये P1 यहाँ से प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, बहुत शानदार। अंदर से P1 एक्ट कर रहा होगा, P1 प्रेशर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऊपर कुछ सराउंडिंग प्रेशर होगा, P0 बोल दूँ मैं, क्या है? सराउंडिंग प्रेशर। देखते रहो, मज़ा आने वाला है। सराउंडिंग प्रेशर, बहुत अच्छी। और इसका कुछ वेट होगा, क्या होगा? वेट अंदर भी बता देगा। इसका कुछ वेट होगा, पिस्टन का वेट, जो क्या होगा? mg होगा, बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूँ सर इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन हो रहा है? क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, जो फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या एक प्रेशर जो है फोर्स लगा रही है ऊपर, और एक सराउंडिंग प्रेशर लगा रहा होगा नीचे? देखो सराउंडिंग प्रेशर यहाँ से काम कर रहा है ना, P0, बहुत शानदार। क्लियर है ना? ये P0 काम कर रहा है, ठीक है। इस पिस्टन का कुछ एरिया होगा, एरिया बोल दूँ A, पिस्टन एरिया, बहुत शानदार, पिस्टन एरिया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं क्या करता हूँ? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, तो यहाँ से जो फोर्स आ रहा होगा P1 प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। ये बैलेंस किससे हो रहे होंगे? देखो नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है सर? P0 प्लस mg हो रहे होंगे, इक्वेशन 1 मान लो, बहुत बढ़िया। मैंने बोला सर ये दूसरे स्टेट पे जाता है, क्या जाता है? दूसरे स्टेट पे, बहुत अच्छे। लो दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्यों? तबाही मच गई है, कोई बात नहीं। मैंने बोला ये मूव किया, पिस्टन मूव किया, और पिस्टन मूव करके दूसरे स्टेट पे पहुंच गया। ये रहा हमारा पिस्टन, मूव किया, तो इसे डेड से बना लो, मूव किया होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मूव किया है तो ऊपर तो सराउंडिंग प्रेशर होगा P0, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या? सराउंडिंग प्रेशर P0, क्लियर है ना? ये P स्मॉल p से ले रहे हैं तो स्मॉल p से ले लो, क्लियर है ना? एरिया चेंज हो नहीं सकता पिस्टन का, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये एरिया है। अब अंदर प्रेशर चेंज हुआ होगा? बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। प्रेशर क्या है? सेम है। प्रेशर कांस्टेंट की बात हो रही है। प्रेशर क्या है हमारा? कुछ भी आइडियल गैस का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, बहुत बढ़िया। हमने तुरंत बोल दिया क्या है? प्रेशर क्या है? सेम। मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ P2 होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा होगा P2 इंटू एरिया लग रहा होगा, ये रहा प्रेशर। तो मैं तुरंत बोल दूंगा P2 लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है P2। क्या इतना क्लियर है? इसका अगर एरिया ये है तो इसका वेट तो सेम रहने वाला है, वेट थोड़ी चेंज हो जाएगा, mg। क्या मैं इक्वेशन दोबारा लिख सकता हूँ? क्या दोबारा इक्वेशन लिखूँ? दूसरे स्टेट पे मैं तुरंत बोल दूंगा P2 इंटू एरिया, प्रेशर फोर्स,
ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, पी नॉट इंटू एरिया भी चल रहा है ना, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, इसके साथ एरिया का भी मल्टीप्लाई चल रहा होगा प्लस mg, तो यहाँ पे भी एरिया होगा तभी तो प्रेशर फोर्स आएगा ऊपर से एनवायरमेंट का, बहुत बढ़िया, और प्लस के mg, और ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। मैं तुरंत बोल दूंगा अगर ये दोनों बराबर हैं, ये सराउंडिंग प्रेशर तो चेंज हो नहीं सकता, mg भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये अगर दोनों बराबर हैं तो P1 इक्वल टू P2 ए भी होगा, बिल्कुल होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत शानदार। क्या मैं बोल सकता हूँ P1 इक्वल टू क्या है P2, और ये क्या है कांस्टेंट, और यही तो बात चल रही थी किसकी, इस तरह का हम थर्मोमीटर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, बहुत बढ़िया। और जैसे ही प्रेशर इक्वल टू क्या है, प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2 है, तो हम जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस, है मजा आने वाला है, देखते रहो, यहाँ लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो सर, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्यों बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, क्योंकि ये आइडियल गैस पे काम कर रहा है, ये आइडियल गैस ही तो भरी हुई है, यहाँ पे भी क्या थी आइडियल गैस, बहुत शानदार। और मैं तुरंत बोल दूंगा आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या होता है एमआरटी, और यहाँ पे प्रेशर क्या है कांस्टेंट, देखो अन्ना ही बता देगा, प्रेशर कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट आ गया। मैं तुरंत बोल दूंगा मास भी क्या है कांस्टेंट है, मास तो न तो कहीं बाहर जा रहा है ना निकल रहा है, अंदर ऐड हो रहा है, और आर भी क्या है कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया, बहुत बढ़िया। इनिशियल वॉल्यूम देख लो सर, यहाँ पे कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगा और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम हम मेजर कर लेंगे, बहुत बढ़िया V2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V1/V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1/T2, और यहाँ से हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, टेम्परेचर कैन बी फाइंड, क्लियर है ना। और जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और किस पे काम कर रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन पे काम कर रहा है, बस इतना याद रखना है, कैसे काम कर रहा है वो भी हमने बता दिया, और बहुत ही मजा आ गया। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। तो हमने चारों थर्मोमीटर देख लिए, और चारों थर्मोमीटर में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूँ, इन दोनों के लिख दूँ कि जो हमारे आइडियल गैस थर्मोमीटर हैं वो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहे कि ये किसका मटेरियल बना रखा है, हमें कोई मतलब नहीं, आइडियल गैस बता दो बस, उसी से काम कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आइडियल गैस थर्मोमीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। इधर देखते हो, स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं सर, होने दो, जल्दी जल्दी क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर किसी को अगर स्लो लग रही है स्पीड तो वो बढ़ा सकता है, यूट्यूब में एक तो ये फायदा है, और अगर किसी को क्या लग रही है, बहुत फास्ट लग रही है, वो स्लो भी कर सकता है। तो मैं तुरंत लिख दूंगा यहाँ पे नोट करके, नोट क्या, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स आर independent on material of construction। क्या लिख दिया ये पता नहीं, कंस्ट्रक्शन, क्लियर है ना। तो आइडियल गैस थर्मोमीटर वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस मटेरियल का हमने थर्मोमीटर बनाया है, क्योंकि आइडियल गैस होनी चाहिए। क्लियर है सबको।